हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसकी कश्यप भारत दर्पण चैनल पर चलिए आज लंबे अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। तबीयत नासाज रहने के कारण विगत 4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, उसके लिए हमें खेद है। चलिए, लेकिन आज हमें कर प्रणाली टैक्सेशन सिस्टम पर एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा के अनुकूल वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, जिसमें कर प्रणाली में जीएसटी से लेकर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तमाम प्रकार के टैक्स को शामिल करें। और उसके पहले जो है, एक तो है कि पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक उसका कंसेप्ट तैयार नहीं हो पाएगा। हर लाइन कहीं न कहीं किसी न किसी प्रश्न से जुड़ा रहे। और दूसरा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसके पहले कि किसी विद्यार्थी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई कैसे इसको याद रखें, जो तथ्य पढ़ाया जाता है इसमें हमें दिन तकरीबन लगभग 90 के इर्द गिर्द क्लासिकल डांस और फोक डांस के बारे में बतलाए। देखिए विद्यार्थीगण, इसका कोई ट्रिक नहीं होगा, याद रखने का है कि अब एक दिन में हम सिर्फ 2 राज्य पढ़ें, बिहार उत्तर प्रदेश या बिहार झारखंड, एक दिन तमिलनाडु कर्नाटक या केरल तेलंगाना। एक दिन में आप एक ही बार चाहेंगे कि हम 2800 राज्य का लोक नृत्य को याद कर लेंगे, तब मुश्किल हो जाएगी। अब क्लासिकल डांस है तो मात्र 9 है, एक दिन केवल 9 क्लासिकल डांस याद कर लिए। फिर जो है अगले दिन 2 या 3 राज्य को चुन लिए, तो उसके मुख जो फोक डांस है उसको याद कर लिए। 3-3 राज्य, 2-2 राज्य का 3-3 राज्य का डांस याद कर लेंगे। मालूम हुआ कि 10 से 15 दिन में पूरा राज्य का फोक डांस याद हो जाएगा। तो उसे क्रमशः याद करना है, न कि एक मुश्त याद करना है। कर प्रणाली को कुछ कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है और कुछ याद रखना है। तो एक दिन है कि केंद्र सरकार का कौन कौन प्रत्यक्ष कर है उसको याद कर लें। अगले दिन राज्य सरकार का कौन कौन से कर प्रत्यक्ष कर है उसको याद कर लें। फिर अगले दिन केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है उसको याद कर लें। राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है उसको 4 दिन में उसको याद करेंगे। एक ही दिन में, अरे जैसे भोजन करते हैं तो क्या जायका बदलते हैं ना, भाई चलो आज चावल दाल खा लिए, कल रोटी खाएं, कल नॉन वेज खा लें, तो बहुत तरह उसमें होता है। कल कभी वेज खाएं, कभी नॉन वेज खाएं, भिन्न भिन्न प्रकार का। तो आप जायका बदलते हैं, कभी दही ले लेते हैं, कभी मिठाई खाते हैं, उसी प्रकार से जायका बदलते हैं। उसी प्रकार पढ़ने में चलिए 20 मिनट हिस्ट्री पढ़ लिए, 20 मिनट पॉलिटी पढ़ लेते हैं, 20 मिनट ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, 20 मिनट, तो उससे होगा कि अधिक समय तक याद रहेगा। ये उपन्यास नहीं है कि एक बार पढ़े तो पूरा किताब पढ़ करके ही हम उसका पूरा सारांश को समझ पाएंगे। यदि पूरा किताब नहीं पढ़ेंगे तो उसके सारांश हमें समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर टॉपिक उठाए, टॉपिक को टुकड़े टुकड़े में बांट कर पढ़े। एक दिन फोक डांस पढ़ लिए कुछ राज्य का, एक दिन पूरे देश का क्लासिकल डांस पढ़ लिए, क्योंकि 9 है। उसी प्रकार समुद्र धारा का है, एक दिन केवल गर्म धारा को याद कर लिए, एक दिन ठंडी धारा को याद कर लिए, या एक दिन केवल प्रशांत महासागर की गर्म धारा को याद कर लिए, अगले दिन प्रशांत महासागर की ठंडी धारा को याद कर लेंगे। तो यदि टुकड़े टुकड़े में आप याद करेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा और अस्थायी तौर पर याद रहेगा। यही उसका सबसे बेहतर फार्मूला है। चलिए आते हैं कर प्रणाली पर। कर जो है वह 2 प्रकार का होता है। कर को नेसेसरी बर्डन, अनिवार्य बोझ कहा गया है। सरकार जो भी सुविधा उपलब्ध कराती है, उस सुविधा के बदले में जो शुल्क लेती है उसे कर कहते हैं। तो सरकार के द्वारा प्राप्त सुविधा को जब हम उसका उपभोग करते हैं तो बड़ा ही लाभान्वित होते हैं, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। लेकिन उसके बदले जब शुल्क देना होता है तो सर दुखने लगता है ना। बिजली को प्राप्त करते हैं या उस बिजली से एसी कूलर पंखा चला करके गर्मी से राहत महसूस करते हैं तो बड़ा आनंदित महसूस करते हैं। लेकिन उसी की जब बिल भुगतान करना हो तो सोचते कैसे बिल को बचाया जाए। और ये प्रवृत्ति, क्योंकि ये कर एक नेसेसरी बर्डन है, भारतीयों का बयान नहीं है। ये प्रोफेसर किन्स, जो इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उनका दिया गया बयान। तो विश्व के हर देशों में कर चोरी की भावना रहती है। देखते 50-50 लाख का कार पर चलते हैं, स्टेशन पर जहाँ कार लगाने के लिए पार्किंग होती है, वहाँ बचाने के लिए 25 या 20 रुपया जो लगता है, बस 2 मिनट में आ रहे हैं,
अरे बाबू, तो वो ही 2 मिनट के लिए तो पार्किंग का व्यवस्था किया गया है, 10 मिनट के लिए व्यवस्था किया गया है, तो उसको बचाने के लिए क्या क्या भिन्न भिन्न प्रकार के वो जो है सो बहाना बनाते। तो कर बचाने की प्रवृत्ति छोटे लोगों से लेकर बड़े लोगों तक में सब लोगों में, वो 50 लाख का कार पर चलते हैं लेकिन 20 रुपया 50-25 रुपया वह टैक्स देने से बचने का प्रयास करते हैं। तो ये मानवीय प्रवृत्ति होती है, प्राप्त करने का आनंद लेकिन देने का दर्द उन्हें झलकता है। तो कर को इसलिए कहा गया नेसेसरी बर्डन। कर 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा को कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो इसको 2 रूप में हम लोग देखते हैं। एक तो किताबी भाषा में बात करें, जिस कर में कानूनी करदाता लीगल टैक्स पेयर, जिस कर में कानूनी करदाता लीगल टैक्स पेयर, कानूनी करदाता और वास्तविक करदाता दोनों एक हो, जिस व्यक्ति पर कर लगाया गया हो, कर का भुगतान भी यदि वही व्यक्ति करता है, जिसमें कर का ट्रांसफर संभव नहीं। आप नौकरी करोगे, आपके वेतन पर आयकर लगेगा, आप व्यापार करोगे, आपके व्यापार से जो लाभ प्राप्त होगा उस पर निगम कर लगेगा, या राज्य सरकार उसके लिए व्यवसाय कर लगा सकती है जो आपको व्यवसाय से लाभ हो रहा है। ये जिस व्यक्ति पर लगाया गया भुगतान भी वही व्यक्ति करेगा, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष कर। और जिस व्यक्ति में, जिस कर में कानूनी करदाता और वास्तविक करदाता लीगल टैक्स पेयर और एक्चुअल टैक्स पेयर दोनों अलग अलग हो, जिसमें कर का ट्रांसफर किया जा सकता हो, कर को स्थानांतरित किया जा सकता हो, कानूनी करदाता कोई और हो और वास्तविक करदाता कोई और, कर लगाया गया किसी और पर, भुगतान कोई और करता है। जैसे आप होटल में भोजन करते हैं, सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते हैं, या विभिन्न मॉल या अन्य दुकान में आप कपड़ा खरीदते हैं, तो आप टैक्स का भुगतान किए हैं मॉल वाले को, सिनेमा हॉल वाले को, लेकिन टैक्स जाएगा किसको? तो टैक्स तो जाएगा भारत सरकार को या बिहार सरकार को, राज्य सरकार को। तो टैक्स देना है सरकार को, लेकिन टैक्स आप दे रहे हैं दुकानदार को, सिनेमा हॉल के मालिक को। लेकिन जब इनकम टैक्स लगाया गया, सीधे आपका पैसा भारत सरकार इनकम टैक्स मंत्रालय को गया। कोई सरकार और आपके बीच में कोई बिचौलिया नहीं, यहाँ सरकार और आपके बीच में बिचौलिया है। जैसे आप इतिहास के पन्नों पर पढ़ते हैं कि एक टैक्स था, लगाया गया था भू राजस्व में, बंगाल बिहार में अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में, जिसमें टैक्स किसान जमींदार को देता था, जमींदार सरकार को देता था, सरकार और किसान के बीच जमींदार आ गया था। लेकिन वही टैक्स जब भू राजस्व महाराष्ट्र अर्थात बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में जो लागू किया गया पहली बार 1792 प्रायोगिक तौर पर, और 1820 से 27 के बीच पूरे मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में इसे क्या बोला गया? रैयतवारी। रैयत मतलब किसान, जहां रैयत अर्थात किसान सीधे अंग्रेज अर्थात उस वक्त के सरकार को टैक्स देता था। तो वहां प्रत्यक्षतः व्यक्ति किसान सरकार को टैक्स दे रहा है, वह प्रत्यक्ष था। और यहाँ टैक्स वही भू राजस्व देना था बिहार बंगाल में, यहाँ अप्रत्यक्ष। तो ये तो हुआ कानूनी भाषा में। अब इसको व्यवहारिक भाषा में समझिए। यदि टैक्स जो है आय पर लगाया जाता है, यदि टैक्स धन संपत्ति पर लगाया जाता है, यदि आय पर लगाया जाता है, धन संपत्ति पर लगाया जाता है, या व्यक्तिगत आय पर लगाया जाता है, जो भी लिख सकते हैं, यहाँ पर व्यक्ति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तो वह प्रत्यक्ष कर होता है। और यदि टैक्स उत्पाद पर, प्रोडक्शन पर, प्रोडक्ट पर, उत्पाद पर लगाया जाता है,
सेवा पर लगाया जाता है, वस्तु पर लगाया जाता है, वह अप्रत्यक्ष कर। बस यही अंतर है। यदि व्यक्तिगत आय या आय पर, धन संपत्ति पर कर लगाया गया हो तो वह डायरेक्ट टैक्स है, और यदि वो प्रोडक्ट, सर्विस या गुड्स पर लगाया गया हो तो वह इनडायरेक्ट टैक्स है। आप कपड़ा खरीदते हो, कपड़ा क्या है? वस्तु है। आप कोचिंग में पढ़ते हो तो वो क्या है? सेवा है। रेल की यात्रा करते हो, सी यात्रा करते हो, क्या है? वो सेवा है। तो उसके बदले में जो प्राप्त हुआ वह हुआ तो वहां आप टैक्स किसको दे रहे हैं? आप टैक्स दे रहे हैं कोचिंग के मालिक को, टैक्स दे रहे हैं कपड़ा खरीदते हैं मॉल वाले को, तो वहां पर वो हो गया अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। जहां सीधे आप सरकार को टैक्स देते हैं आय धन संपत्ति पर, वो होता है प्रत्यक्ष कर। कर लगाने की कर के दर की प्रगति के आधार पर उसे बांटा गया है 3 भाग। एक को बोलते हैं प्रगतिशील कर, प्रगतिशील कर। दूसरा को बोलते हैं प्रतिगामी कर, और तीसरा को बोलते हैं आनुपातिक कर। प्रगतिशील कर कहता है कि जिसकी पीठ जितनी चौड़ी हो उसके पीठ पर उतना ही अधिक वजन लादा जाए, अर्थात जो जितना ज्यादा कमाता हो, जो जितना अधिक आय अर्जन करता हो, उस पर उतना ही अधिक टैक्स लगाया जाए। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स की दर बढ़ता जाए, अमीर लोग अधिक टैक्स दें और गरीब लोग कम टैक्स दें। जैसे भारत में क्या है, इनकम टैक्स अमेरिका का भी है, अमेरिका भी इसी प्रकार का टैक्स लगाता है। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है टैक्स की दर बढ़ जाता है। 1 करोड़ कमाते हैं तो 30% टैक्स देना होगा, 10 लाख कमाते हैं तो लगभग 10% टैक्स देना होगा। जैसे जैसे इनकम में वृद्धि होती है टैक्स की दर में वृद्धि होता जाए, उसे बोलते हैं प्रगतिशील। प्रतिगामी कर, यहाँ पर थोड़ा उल्टा प्रभाव हो जाता है। यहाँ गरीब पर टैक्स बोझ ज्यादा पड़ता है, अमीर पर टैक्स बोझ कम पड़ता है। अब यहाँ है एक ही प्रकार का, अब है कि आप प्रत्येक व्यक्ति को $100 टैक्स देना है। जो 1000 रुपया कमाता है उसको भी $100 देना है, और जो 1 लाख रुपया कमाता है उसको भी $100 ही देना है। जहां व्यक्ति की आय का बिना विवरण जाने हुए सबको एक प्रकार का कर में बांध देते हैं, जिसका परिणाम होता है कि ऊंचे आय वर्ग वाले लोगों की तुलना में निम्न आय वर्ग वाले लोगों को कर का बोझ अधिक पड़ता है। क्योंकि दोनों के लिए एक आय, इनकम पर दोनों का एक प्रकार का कर है, एक ही कर का भुगतान दोनों को करना है। 10,000 कमाते हैं तो भी आपको 1000 टैक्स का भुगतान करना है, 1 लाख कमाते हैं तो भी 1,000 का भुगतान करना है। तो अमीर लोगों की तुलना में गरीब लोगों पर कर तो ठीक है बराबर दिए, यहाँ समानता का सिद्धांत है, विधि का शासन कहते हैं समानता, सभी के सब लोग समान हैं। लेकिन समानता के कारण गरीब लोग पर कर का बोझ प्रतिशत के रूप में ज्यादा हो जाता है, अमीर लोगों पर कम पड़ता है। और अनुपातिक कर है कि यदि आप सामान खरीदते हैं, 1 लाख का सामान खरीदें, कपड़ा खरीदें तो भी वही टैक्स, 10 लाख का खरीदें तो भी वही टैक्स। तो जितना भी आप क्रय करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, उस पर एक समान टैक्स तो निर्भर करता है। गरीब लोग कम कपड़ा खरीदेगा कम टैक्स देगा, तो 100 रुपया खरीदेगा तो उसको 18 रुपये देना, अमीर लोग खरीदेंगे 1 लाख का तो 18,000 देंगे। तो इस प्रकार का जो 3 प्रकार का ये कर भारत में नहीं, लेकिन ये दोनों कर भारत में प्रयोग में लाया जाता है। तो कर का ये वर्गीकरण आप समझ चुके। अब प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? तो प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार भी ले सकती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार भी लेती है, राज्य सरकार भी लेती है। और प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार भी लेती है, राज्य सरकार भी लेती है। राज्य जहां पर है वहां टैक्स है। इसे पंचायती राज क्यों बोलते हैं? पंचायती राज क्योंकि इसे टैक्स लगाने का अधिकार है, टैक्स संग्रह करने का अधिकार है, इसलिए यहाँ पर राज शब्द का प्रयोग होता है। पंचायती राज में राज शब्द का प्रयोग, राज के लिए क्या जरूरी होती है कि राज के लिए उसे
कर लगाने का अधिकार हो, वहाँ विधि व्यवस्था को स्थापित करना और विकासात्मक कार्य की योजना एवं नीति का निर्माण करना, ये 3 मुख्य लक्ष्य होनी चाहिए। देखिए पंचायती राज के पास ये तीनों शक्ति है। अनुच्छेद 243 जी के तहत पंचायत को कर लगाने का अधिकार से पंचायती राज शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कर में एक केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है और राज्य सरकार का। चलिए पहले हम प्रत्यक्ष कर इसको करते हैं केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। केंद्र का जो प्रत्यक्ष कर है, अक्सर हाँ अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न होता है आयकर, निगम कर, उपहार कर, ब्याज कर, और चलिए बंद हो चुका है, लगता नहीं है, वो है संपदा शुल्क, जिस पर अभी तक के चुनाव के अवसर पर काफी कुछ चर्चा किया गया। संपदा शुल्क 1986 में संपदा शुल्क को तब की राजीव गांधी की सरकार ने समाप्त कर दिया। आयकर व्यक्तिगत आय पर लगने वाला कर, जहां भी 3 लाख रुपया से ऊपर का इनकम प्राप्त करते हैं तो आपको आयकर लगता है, लेकिन उसमें बहुत प्रकार के कर को बचाने का माध्यम है, सरकार भी उसकी व्यवस्था करता है। लगभग 7 लाख रुपया तक आप बिना कर दिए रह सकते हैं, जो उसके नियम है उसका पालन करने पर। निगम कर कंपनी के लाभांश पर, कंपनी के प्रॉफिट पर लगने वाला कर को निगम कर कहते हैं, क्योंकि वो भी अब मुकेश अंबानी दिखलाए हमारी कुल लाभांश जो है इतना लाख करोड़ का है, उतना लाख करोड़ पर उनको टैक्स देना है, लाभांश उनका, तो वो भी व्यक्तिगत आय है निगम कर। उपहार कर, किसी यदि आपको उपहार मिलता है 50,000 रुपया से अधिक का उपहार यदि ब्लड रिलेशन के व्यक्ति को छोड़कर कोई अन्य देता है तो उस पर टैक्स देना होता है। कौन बनेगा करोड़पति में? आप जीतते हैं 7 करोड़ तो 30% टैक्स, 7 या 1 है 2 करोड़ 10 लाख आपका टैक्स लग जाता है। जिस व्यक्ति को उपहार मिला उस व्यक्ति को, क्योंकि वह उसकी आय हो गई, उसकी संपदा हो गई, उस पर देना होगा। ब्याज कर, बैंक में आप पैसा जमा रखते हैं, आपकी जमा पूंजी पर यदि एक वर्ष में 10,000 से अधिक का, एक वर्ष में 10,000 से अधिक का यदि ब्याज इंटरेस्ट हो जाता है तो उस पर टैक्स देना होता है। और संपदा शुल्क संपत्ति के हस्तांतरण पर, अब पिता के पास संपत्ति है, पिता के नाम भूमि है, जमीन है, मकान है, कभी न कभी दुर्भाग्य से गंगा लाभ को प्राप्त करेंगे तो पुत्र को जब संपत्ति का हस्तांतरण होता था, ट्रांसफर होता था, उस पर टैक्स लगता था, जो 1986 में उसे बंद कर दिया गया। और अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या लाइन लिखा उस पर काफी चर्चा में है, वह उसको फिर से लगाने का विचार कांग्रेस का है, जिस पर प्रधानमंत्री की तीखी प्रतिक्रिया आई। अब आइए राज्य में, राज्य का जो प्रत्यक्ष कर में है उसमें विद्युत कर, विद्युत कर, बिजली पर लगने वाला कर, तो ये जो है इसके अलावा जो है विद्युत कर छोड़ दे, विद्युत कर नहीं, विद्युत कर के चूंकि सेवा पर हो जाता है ना, राज्य सरकार के ये है व्यवसाय, व्यवसाय कर राज्य सरकार के आय का प्रत्यक्ष स्रोत हो जाता है, या प्रत्यक्ष कर हो जाता है। भू राजस्व कर, भू राजस्व कर ये राज्य सरकार के आय का प्रत्यक्ष स्रोत हो जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर में और शामिल है भू निबंधन, जिसके नाम जमीन की रजिस्ट्री होती है उसे टैक्स देना होता है। भू निबंधन कर ये राज्य सरकार के आय का सब महत्वपूर्ण स्रोत, ये राज्य सरकार के आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब आइए अप्रत्यक्ष कर, फिर आइए केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का।
केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर में उत्पाद कर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी, जो जीएसटी लाने के पश्चात बंद हो गया है। दूसरा जो है उत्पाद कर के बाद सीमा शुल्क, जो अभी भी जारी है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगता है। विदेशों से जब सामान आता है या विदेश भेजते हैं, जिसमें सीमा शुल्क का दो भाग हो जाता है, यहाँ पर आयात कर और निर्यात कर। आयात कर को टैरिफ, आयात कर को टैरिफ के नाम से भी जानते हैं। सेवा कर, अब तो चलिए वस्तु में सेवा कर का ही ये एक पार्ट हो गया। राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर में विद्युत कर, विद्युत कर राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। राज्य सरकार के कर में परिवहन कर, परिवहन कर। राज्य सरकार के ही अप्रत्यक्ष कर में रोड कर, रोड टैक्स, ये राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। साथ ही उत्पाद कर भी, क्योंकि यहाँ शराब वगैरह के कर पर लगता है, उस यहाँ बोलते हैं उत्पाद कर, उसे आबकारी कर ही बोलते हैं, उत्पाद कर। सीमा शुल्क को यहाँ प्रवेश कर या सीमा शुल्क भी बोलते हैं अलग। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन से माध्यम से वस्तु का आयात करते थे, बस जीएसटी लागू होने के बाद जो है ये सीमा प्रवेश कर समाप्त हो चुका है। इसी प्रकार राज्य का था सबसे बड़ा बिक्री कर, अब तो बिक्री कर जो है सो जीएसटी लागू होने के बाद समाप्त हो गया। केंद्र सरकार का जो उत्पाद कर है, इस उत्पाद कर को मॉडभेट, इस उत्पाद कर को मॉडभेट 1986 में उत्पाद कर को मॉडभेट के नाम से, फिर बाद में सेनभेट के नाम से जाना जाने लगा। और बिक्री कर को 2006 से, बिक्री कर को 2006 से वैट, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में जाना जाने लगा। तो वैट क्या है, तो बिक्री कर। मॉडभेट क्या है, तो उत्पाद कर है। इस प्रकार से ये कर की प्रणाली होती है। ये हुआ राज्य सरकार का प्रत्यक्ष और राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर। इसके अलावा कर का है एक और पार्ट होता है कि कुछ कर होते हैं जो केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार संग्रह करती है और केंद्र सरकार ही उसका विनियोजन करती है, अपने पास रख लेती है। दूसरा जो होता है केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार संग्रह करती है और उसमें राज्य सरकार को हिस्सा देती है। इसे निगम कर, केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार संग्रह करती है। उपहार कर, केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार संग्रह करती है। ब्याज कर, केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार संग्रह करती है और ये सभी कर को अपने पास रख लेती है, केंद्र सरकार ही उसका विनियोजन करती है। लेकिन कुछ कर ऐसा होता है जो केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार संग्रह करती है, उत्पाद कर। केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार संग्रह करती, आय कर। केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार संग्रह करती, लेकिन इसमें राज्य को हिस्सा दिया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य को हिस्सा दिया जाता है। कुछ कर ऐसा होता है केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन उसका संग्रह करने और उसका विनियोजन करने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। वो होता है स्टाम्प शुल्क। वो शुल्क है स्टाम्प शुल्क, जमीन रजिस्ट्री पर उसमें स्टाम्प शुल्क का प्रयोग होता है। तो केंद्रीय कर है, लेकिन उसका संग्रह भी राज्य सरकार करती है, विनियोजन भी राज्य सरकार करती है। कुछ ऐसा कर है जो केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार संग्रह करती है, लेकिन सारा धन राज्य सरकार को सौंप देती है। सारा धन राज्य सरकार को सौंप देती है। वो है अखबार, दूरदर्शन पर लगने वाला विज्ञापन कर, रेलवे का यात्री एवं माल किराया पर लगने वाला कर। ये सारा कर केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार ही संग्रह करती है, लेकिन सारा पैसा जो है राज्य सरकार को दे देती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कौन सा कर केंद्र सरकार लगाती है लेकिन सारा संग्रह करके राज्य को दे देती है, वह कौन सा कर है जो केंद्र सरकार लगाती है और राज्य सरकार को उसमें हिस्सा देती है।
इस प्रकार से ये कर से जुड़ा हुआ। और फिर जो है इसमें कर का अगला कड़ी हम अगले दिन बनाते हैं, इसमें जीएसटी और फिर इस कर के बारे में अन्य जो है जो चर्चा करते हैं। तो अभी हमने इसका थ्योरी देख लिया कि प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर, आनुपातिक कर, और अगले कड़ी में हम लोग जो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक विभिन्न भिन्न कर हो गया। चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करती है कि पढ़ाई आपको बेहतर, रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। और यदि ऐसा है तो क्या करना है पता है ना, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और कमेंट करना भी ना भूलेंगे। धन्यवाद।